9. मानव शरीर के तंत्र। 1. पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। 1. अंतर्ग्रहण, इंजेस्शन। 2. पाचन, डाइजेशन। 3. अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। 4. स्वांगीकरण, एसाइमुलेशन। 5. मल परित्याग, डिफेक्शन। आमाशय, स्टमक में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्का पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजोन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। पक्वाशय, डियोडेनम में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत, लिवर से निकलने वाला पित्त रस बाइल डक्ट आकर मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अग्न्याशय से अग्न्याशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 1. ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। पृष्ठ 398। 3. एमाइलेज, ये मांड स्टार्च को घुलनशील शर्करा शुगर में परिवर्तित करता है। 3. लाइपेज, ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। 1. इरोप्सिन, यह शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। 2. माल्टेज, ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। 3. सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। 4. लैक्टेज, ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। 5. लाइपेज, ये एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। 3. अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना उदर्घ विली के द्वारा होती है। 4. स्वांगीकरण, एसाइमुलेशन, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग, डिफॉसेशन, अपल भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। यकृत, लीवर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1 से 5.2 किलो होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। ये पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका हेपाटिक सेल में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। पृष्ठ 399। शरीर के ताप को बना रखने में मदद करता है।
भोजन में जहर पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से होता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। पित्त बाइल पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक बाइली पिगमेंट की मात्रा 12% होती है। पित्त बाइल का मुख्य कार्य निम्न है। 1. ये भोजन के माध्यम से को क्षारीय कर देता है जिससे अग्न्याशय रस क्रिया कर सके। 1. 2. ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। 3. ये वसाओं का इमाल्सीकरण करता है। 4. ये आंत को क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। 5. ये विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। अग्न्याशय, पैनक्रीज। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एक साथ अंतःस्रावी नलिकाहीन एंडोक्राइन और वही स्रावी नलिका युक्त एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्न्याशय रस निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। ये क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के पचाने के एंजाइम होते हैं। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यह अग्न्याशय का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसका बीटा कोशिका बी सेल से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ए सेल से ग्लूकॉन एवं गामा कोशिका गामा सेल से सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन, ये अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रवित होता है। इसकी खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। नोट: रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिस्रवण हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकॉन, ये ग्लाइकेजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमेटोस्टैटिन, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। पृष्ठ 400। पाचन का सारांश: 1. ग्रंथिरस लार, एंजाइम टाइलिन, भोज्य पदार्थ माड, श्वेतसार, प्रतिक्रिया के बाद माल्टोस। 2. एंजाइम माल्टेस, भोज्य पदार्थ माल्टोस, प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज। ग्रंथिरस 2. जठर रस 1. एंजाइम पेप्सिन, 2. रेनिन, भोज्य पदार्थ प्रोटीन और कैसीन, प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोन्स, कैल्शियम पैराकैसिनेट। 3. अग्न्याशय रस, एंजाइम 1. ट्रिप्सिन, 2. एमाइलेज, 3. लाइपेज, भोज्य पदार्थ प्रोटीन मांड और वसा, प्रतिक्रिया के बाद पॉलीपेप्टाइडस, शर्करा, वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल। 4. आंतरीय रस, एंजाइम 1. इरेप्सिन, 2. माल्टेज, 3. लैक्टेज, 4. सुक्रेज, 5. लाइपेज, भोज्य पदार्थ प्रोटीन माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज, वसा, प्रतिक्रिया के बाद अमीनो अम्ल ग्लूकोज, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। 2. परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग हैं: 1. हृदय हार्ट, 2. धमनियां आर्टरीज, 3. शिराएं वेन्स और 4. रुधिर ब्लड। हृदय हार्ट, ये हृदय वरण पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों चैम्बर का बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद राइट ऑरिकल एवं बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकल तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय राइट
वेंट्रिकल तथा एक बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। दाएं आलिंद राइट ऑरिकल एवं दाएं निलय राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवलनी कपाट ट्राइक्यूस्पिड वेल्व होता है। बाएं आलिंद लेफ्ट ऑरिकल एवं बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच द्विवलनी कपाट बिस्क्यूस्पिड वेल्व होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा यानी वेन कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी आर्टरी कहते हैं। धमनी आर्टरी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदय आघात हार्ट अटैक होता है। पृष्ठ 401। हृदय में रुधिर का मार्ग पैच ऑफ ब्लड इन द हार्ट। बाया आलिंद बाया निलय दैहिक महाधमनी विभिन्न धमनियां छोटी धमनियां धमनी फेफड़ा पल्मोनरी शिरा बाएं आलिंद ऑक्सीजन युक्त रुधिर। हृदय के संकुचन साइस्टोल एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार, भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। साइनो आर्क्यूलर नोड सान दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमेनोमीटर है। थायरॉक्सिन एवं एड्रीनैलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। 3. लसिका परिसंचरण तंत्र लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्का पीला द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी ही होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका के कार्य 1. लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। 2. लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। 3. लसिका के नोड जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करता है। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। 4. लसिका घाव भरने में सहायता करती है। 5. लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। 4. उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रिएटरी सिस्टम। उत्सर्जन एक्सक्रिएशन जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न है। 1. वृक्क किडनीज, 2. त्वचा स्किन, 3. यकृत लिवर, 4. फेफड़ा लंग्स। 1. वृक्क किडनीज मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके 2 भाग होते हैं। भारी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क का लगभग 1,30,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे बॉमीन संपुट कहते हैं। पृष्ठ 402। बोमन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जो 2 प्रकार की धमनिकाओं से बनता है। 1. चौड़ी अभिवाही धमनिका एफेरेंट आर्टेरायोल, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है।
ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं, यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। वृक्कों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंद होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निस्पंद वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। सामान्य सूत्र में 95% तथा जल 2%, लवण 2.7%, यूरिया एवं 0.3 यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला एवं उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम का ऑक्जेलेट का बना होता है। विभिन्न जंतु एवं उनमें उत्सर्जन। एक कोशिकीय जंतु उत्सर्जन विसरण के द्वारा। 2 पोरीफेरा संघ के जंतु विशिष्ट लनिका तंत्र के द्वारा। 3 सिलेंट्रेटस सीधे कोशिकाओं द्वारा। 4 चपटे कृमि ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। 5 एनेलिडा संघ के जंतु वृक्क द्वारा। 6 आर्थ्रोपोडस मेलपीडियम नालिकाओं द्वारा। 7 मोलस्का मूत्र अंग द्वारा। 8 कशेरुक मुख्यतया वृक्क द्वारा। 2 त्वचा स्किन। त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्त्रवण करती है। 2 यकृत लीवर। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों तथा रुधिर की अम्नियों को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। 4 फेफड़े लंग्स। फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। 5 तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती है। पृष्ठ 403। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 3 स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का वो भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। 1 मस्तिष्क ब्रेन और 2 मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड। 1 मस्तिष्क। मस्तिष्क 3 भागों में बांटा जाता है। 1 अग्र मस्तिष्क, 2 मध्य मस्तिष्क, 3 पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 2 भाग है, सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन। डाइएनिसेफेलॉन के भी 2 भाग है, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना तथा दूसरा सेरिब्रल पेडन्कल। पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग हैं, सेरिबल और मेड्यूला ऑब्लोंगेंटा। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रनियन में बंद रहता है जो इसे भारी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम के कार्य। ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। ये बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलेमस के कार्य। ये दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस के कार्य। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इसमें स्रावित होते हैं। ये भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में है। नोट: ईईजी
प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य, ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। सेरिब्रल पेंडिकल के कार्य, इसे क्रूरा सेरोबी भी कहते हैं। ये मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। सेरिब्रम का कार्य, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ये आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन ग्रंथि, स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है। पृष्ठ 404। 2. मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनता है। इसका मुख्य कार्य है 1. प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है। 2. मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। नोट: प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शंस का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिकों ने लगाया था। 2. परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल, क्रानियाल एवं मेरुरज्जु स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नॉर एड्रीनलिन नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। 3. स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। ये शरीर के सभी आंतरिक भागों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। 1. अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। 2. परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्र के कार्य: 1. ये त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। 2. इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। 3. ये लाल ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। 4. ये हृदय स्पंदन को तेज करता है। 5. ये श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। 6. ये आंख की पुतली को फैलाता है। 7. ये मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। 8. ये आंत्र में क्रमाकुंचन गति को कम करता है। 9. इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है। 10. ये रक्तदाब को बढ़ाता है। 11. ये रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। 12. ये रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। 13. ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। 14. इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। परानुकंपी तंत्र के कार्य: इस तंत्र के कार्य सामान्यतया अनुकंपी तंत्र के कार्य के विपरीत है। जैसे 1. ये रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है, किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर। 2. ये लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। 3. ये नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। 4. ये मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। 5. ये आंतरीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। 6. इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न करता है। पृष्ठ 405। 6. कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। मनुष्य का कंकाल तंत्र 2 भागों का बना होता है। ए. अक्षीय कंकाल, बी. उपांगीय कंकाल। ए. अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड तथा छाती की अस्थियां आती हैं। 1. खोपड़ी, स्कल। मनुष्य के सिर, हेड के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें 29 अस्थियां होती हैं। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियां सीवनों के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। इनके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को और बनाती हैं। 6 अस्थियां कान को, हायर्ड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। 2. कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम। मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना है। सभी कशेरुक उपस्थित गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। संपूर्ण कशेरुक दंड को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त करते हैं। गर्दन, सर्वाइकल रीजन 7 कशेरुक, 2 वक्ष, थोरासिक रीजन 12 कशेरुक, कटी, लंबर रीजन 5 कशेरुक, त्रिक,
सैक्रल रीजन 5 कशेरुक, पुच्छ कॉडाल रीजन 4 कशेरुक, कुल योग 33 कशेरुक। इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक, एटलस वर्टेब्रा कहलाता है, खोपड़ी को साधे रखता है। कशेरुक दंड के कार्य: 1 सिर को साधे रहता है। 2 ये गर्दन तथा धड़ को आधार बनाकर प्रदान करता है। 3 ये मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। 4 ये गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। 5 ये मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। बी उपांगीय कंकाल, अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। इसके निम्न भाग हैं: 1 पाद अस्थियां, दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती हैं। 2 मेखलाएं, मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं गिडलस कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला पेल्विक गिडल कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। कंकाल तंत्र के कार्य: 1 शरीर के को निश्चित आकार प्रदान करना। 2 शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। 3 पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना। 4 श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करना। 5 लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। पृष्ठ 406। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29। कपाल 8, फेसरियल 14 एवं कर्ण 6। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कान की हड्डी। नोट: 1 मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। 2 अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंटस कहते हैं। कुछ विशेष स्थानों की अस्थियों के नाम एवं संख्या: 1 कर्ण, अस्थियों के नाम मेलियस। संख्या 2 अस्थियां, अस्थियों के नाम इनकस और स्टेप्स। संख्या 2 ऊपरी बाहु, अस्थियों के नाम ह्यूमरस। संख्या 2 3 अग्रबाहु, अस्थियों के नाम रेडियो अल्ना। संख्या 2 4 कलाई, अस्थियों के नाम कार्पल्स। संख्या 16 5 हथेली, अस्थियों के नाम मेटाकार्पलस। संख्या 10 6 अंगुलियां, अस्थियों के नाम फेलेंजेस। संख्या 28 7 जांघ, अस्थियों के नाम फीमर। संख्या 2 8 पिंडली, अस्थियों के नाम टिबियो फिबुला। संख्या 4 9 घुटना, अस्थियों के नाम पटेला। संख्या 2 10 टखना, अस्थियों के नाम टार्सल। संख्या 14 11 तलवा, अस्थियों के नाम मेटाटार्सल्स। संख्या 10 7 अंतःस्त्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम्स। ए बहिस्त्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये नलिका युक्त डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। इससे एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथियां, लार ग्रंथियां आदि। बी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, परा अवटु ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड आदि। मानव शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न होने वाले हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव। 1 पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कपाल की स्पेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य। 1 एसटीएच हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये शरीर की वृद्धि विशेषतया जिगमैनेटिज्म अथवा एक्रोमिगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन, ड्वार्फिज्म होता है। 2 टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। 3 एसीटीएच हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल कार्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। पृष्ठ 407। 4 जीटीएच हार्मोन,
डोट्रोपिक हार्मोन। ये जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। ये दो प्रकार का है। ए FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वृषण की शुक्राजनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। ये अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। बी LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन। नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। 5 LTH हार्मोन, दुग्धजनक हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसका मुख्य कार्य है शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना। 6 ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है एवं रक्तदाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। 2 अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। ये मनुष्य के गले में श्रावास नलिया ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थाइरोक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहती है। थाइरोक्सिन के कार्य: 1 ये कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। 2 ये शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषतः हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। 3 जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। 4 पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। थाइरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग: 1 जड़ मानदता। ये रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। 2 मिक्स सडमा। यौवन अवस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता, जिसमें हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है। 3 हाइपोथायराइडिज्म। लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। 4 घेंगा। भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। थायरोक्सिन के आधिक्य में होने वाला रोग: 1 टॉक्सिक गुआइटर। इसमें हृदय गति तीव्र हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। 2 एक्सोप्थेल्मिया। इस रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। 3 परा अवटु ग्रंथि। ये गला में अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। 1 पैराथायराइड हार्मोन। यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर के कैल्शियम की कमी हो जाती है। पृष्ठ 408। 2 कैल्सीटोनिन। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है, अर्थात परा अवटु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। 4 अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। 1 बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा 2 अंदरूनी भाग मेड्यूला। कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन एवं कार्य: 1 ग्लूकोकार्टिक बाइट्स। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रण करता है। 2 मिनरल लोकार्टिक वाइट्स। इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं का नियंत्रण करना है। 3 लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन। ये वाहलिंगों वालों के आने के प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करते हैं। नोट: 1 कार्टेक्स जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि ये शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकेगा। 2 कार्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। मेड्यूला द्वारा स्रावित हार्मोन एवं कार्य: 1 एपिनेफ्रीन। ये एक एमिनो अम्ल है। 2 कार्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। मेड्यूला द्वारा स्रावित हार्मोन एवं कार्य: 1 एपिनेफ्रीन। ये एक एमिनो अम्ल है। इन दोनों हार्मोनों का समान कार्य है। ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं। फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। एपिनेफ्रीन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लडो एवं उडो, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है।
उत्तेजना के समय एड्रेनालिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, जैसे क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय होता है। 5. जनन ग्रंथि गोनैड्स, एक अंडाशय ओवरी, इसके द्वारा निम्न हार्मोनों का स्राव होता है। 1. एस्ट्रोजन, ये अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। 2. प्रोजेस्टेरोन, ये एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। 3. रिलैक्सिन, गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और ये गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। 2. वृषण टेस्टिस, इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धनों एवं यौन आचरण को प्रेरित करते हैं। पृष्ठ 409। 8. श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस लंग्स होता है, जैसे जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वो सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासामार्ग, ग्रसनी, लैरिंकस या स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोकाई, ब्रोंकियोल्स तथा फेफड़े आदि। नासामार्ग नेसल पैसेज, इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। ये श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला म्यूकोस मेम्ब्रेन में स्तरित होती है। ये स्तर लगभग 1/2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। ये स्तर धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। ये शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप के बराबर बनाती है। ग्रसनी फेराइनिक्स, ये नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित रहता है। लैरिंकस या स्वर यंत्र, श्वसन मार्ग का वो भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, लैरिंकस या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन है। लैरिंकस प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिलॉन्टस कहते हैं। जब कुछ भी निगलना होता है तो ये ग्लाटिस द्वार बंद होता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। ट्रैकिया, ये वक्ष गुहा थोरैकिक कैविटी में प्रवेश करती है। ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। दायां ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बंटकर दाईं ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। बायां व्रोवोकियाल केवल 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़ा लंग्स, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़े बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1. बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। 2. गैसों का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। 3. आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन। 4. कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। 1. बाह्य श्वसन, ये निम्न 2 पदों में विभक्त होता है। A. श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग। B. गैसों का विनिमय एक्सचेंज ऑफ गैसेस। A. श्वासोच्छ्वास, फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। 1. निश्वसन इंस्पिरेशन, इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़ों के एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है तथा वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर ना हो जाए। 2. उच्च श्वसन एक्सपिरेशन, इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिसे पथ से वो फेफड़े में प्रवेश करती है। पृष्ठ 410। श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन। अंदर ली गई वायु नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बाहर निकाली गई वायु नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%।
नोट, सांस द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। बी, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। ये गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों की विसरण की दिशा दूसरे के विपरीत होती है। 2, गैसों का परिवहन। गैसों का O2 एवं CO2 फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है। 1, प्लाज्मा में घुलकर। CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है। 2, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। वो रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। 3, आंतरिक श्वसन। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, जैसे उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। नोट, फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है। 4, कोशिकीय श्वसन। खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, 1 अनॉक्सी श्वसन, 2 ऑक्सी श्वसन। 1, अनॉक्सी श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन के अंत में पाइरुविक अम्ल बनता है। अनॉक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित बीजे होते बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु यीस्ट एवं जीवाणु में ये प्रायः पाया जाता है। 2, ऑक्सी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें श्वसनी पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 एवं H2O बनते हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, जैसे C6H12O6 + 6O2 वेक्टर 6CO2 + 6H2O + 2830 kg ऊर्जा, किलोजूल ऊर्जा। पृष्ठ 411। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। 1, ग्लाइकोलिसिस, बी, क्रेब्स चक्र। ए, ग्लाइकोलिसिस। इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बेडेन मेयरहाफ पार्सन ने किया था, इसीलिए इसे EMP पथ भी कहते हैं। इसको अनॉक्सी श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन या शर्करा किण्वन शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। ये अवस्था ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को आरंभ करने में 2 अणु ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्यय होते हैं, किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु ATP प्राप्त होते हैं। अतः ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 2 अणु ATP प्राप्त होते हैं, अर्थात 16,000 कैलोरी कोष्ठक में 2 × 8,000 ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन में एक समान होती है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं, जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। बी, क्रेब्स चक्र। इसका वर्णन हेंस क्रेब ने सन 1937 ईस्वी में किया। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोसिक्लिक चक्र भी कहा जाता है।
ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। एडीपी के 2 अणु एटीपी के 2 अणु बनते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के 2-2 परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। पूरे चक्र 2 अणु पायरुविक अम्ल के होते हैं, अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। ऊर्जा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH के व एक अणु FADH2 का बनता है। NADH के एक अणु से 3 अणु एटीपी के व FADH2 के अणु एक अणु से एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के एक अणु से 1 प्लस 3 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 1 बराबर 18 अणु एटीपी के बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, जिससे 36 अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 प्लस 36 बराबर 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। श्वसनी पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनी पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। नोट: श्वसन एक अपचयी क्रिया, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। 10. पोषक पदार्थ। वो पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। 1. ऊर्जा उत्पादक, वो पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। 2. उपापचय नियंत्रक, वो पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिनस, लवण एवं जल। 3. वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, वो पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन। 4. आनुवांशिक पदार्थ, वो पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्यों के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता है। 1. कार्बोहाइड्रेट, 2. प्रोटीन, 3. वसा, 4. विटामिन, 5. न्यूक्लिक अम्ल, 6. खनिज लवण और 7. जल। 1. कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर के ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। 1. मोनोसैकेराइड, 2. डाइसैकेराइड्स, 3. पॉलीसैकेराइड्स। 1. मोनोसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्राइटोज आदि। 2. डाइसैकेराइड्स, समान या भिन्न मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड्स बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर लैक्टोज। 3. पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। ये आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य: 1. ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। 2. शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। 3. विटामिन सी का निर्माण करना। 4. न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। 5. जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत: गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम। 2. प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। पृष्ठ 413। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है।
मनुष्यों के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा होते हैं। प्रोटीन के प्रकार। 1. सरल प्रोटीन। वो प्रोटीन्स जो केवल अमीनो अम्लों के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन इत्यादि। 2. संयुग्मी प्रोटीन। वो प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। 3. व्युत्पन्न प्रोटीन्स। वो प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य। 1. ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। 2. ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। 3. आवश्यकता पड़ने पर ये सारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। 4. ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। 5. आनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। 6. ये संवहन में भी सहायक होते हैं। क्वाशियोरकर। इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरासमस। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। 3. वसा, फैट्स। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वो इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल, पाम ऑयल संतृप्त तेल के उदाहरण हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का मुख्य कार्य। 1. ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। 2. ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकालने देती है। 3. ये खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। 4. ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप बढ़ जाते हैं। पृष्ठ 414। 4. विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर का उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। 1. जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी एवं विटामिन सी। 2. वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल, इर्गेस्टेरॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उसके स्रोत। विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से होने वाला रोग रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्लेथैल्मिया। स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी साग, सब्जी, मछलीकृत तेल। विटामिन B1, रासायनिक नाम थायमिन, कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। स्रोत मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। विटामिन B2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, कमी से होने वाला रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। स्रोत खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। विटामिन B3, रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, कमी से होने वाले रोग बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना।
स्रोत मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन B5 रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन, कमी से होने वाला रोग, पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। स्रोत मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, कमी से होने वाला रोग, एनीमिया और त्वचा रोग। स्रोत यकृत, मांस, अनाज। विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटीन, कमी से होने वाला रोग, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। स्रोत मांस, अंडा, यकृत, दूध। विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकाबालामिन, कमी से होने वाला रोग, एनीमिया और पांडु रोग। स्रोत मांस, कलेजी, दूध। फॉलिक अम्ल रासायनिक नाम टेरोइल ग्लूटामिक, कमी से होने वाला रोग, एनीमिया, पेचिश रोग। स्रोत दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन डी रासायनिक नाम कैलिसफेरॉल, कमी से होने वाला रोग, रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में। स्रोत मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे। विटामिन ई रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, कमी से होने वाला रोग, जनन शक्ति का कम होना। स्रोत पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, कमी से होने वाला रोग, रक्त का थक्का ना बनना। स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न। पृष्ठ 415। 5 न्यूक्लिक अम्ल, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने नाइक्लियोटाइडों के बहुलक हैं, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में DNA व RNA के रूप में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य है: 1. आनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। 2. एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना। 3. ये क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। 6. खनिज मिनरल्स, मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा उनके प्रकार्य। खनिज सोडियम क्लोराइड के रूप में, दैनिक मात्रा 2 से 5 ग्राम। मुख्य स्रोत साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध। प्रकार्य ये सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव्य में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबद्ध है: पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। पोटेशियम दैनिक मात्रा 1 ग्राम। मुख्य स्रोत लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। प्रकार्य सामान्यतः कोशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। ये निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है: कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं, पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। कैल्शियम दैनिक मात्रा लगभग 1 से 2 ग्राम। मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली। प्रकार्य ये विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्कंदन में भूमिका। पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबद्ध। फास्फोरस दैनिक मात्रा 1.2 ग्राम। मुख्य स्रोत दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी तथा गुर्दे। प्रकार्य कैल्शियम से संबद्ध होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करना। ये शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। लोह दैनिक मात्रा 25 मिलीग्राम बालक, 35 मिलीग्राम बालिका। मुख्य स्रोत कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोकरयुक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़। प्रकार्य लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन को बनने के लिए आवश्यक है। ये ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आयोडीन दैनिक मात्रा 20 mg।
मुख्य स्रोत मछली, भोजन, समुद्री हरी पत्तेदार सब्जियां। आयोडीन, नमक। प्रकार्य, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम। दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत सब्जियां। प्रकार्य, पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु। जस्ता। दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत यकृत एवं मछलियां। प्रकार्य, इंसुलिन कार्यकी के लिए। तांबा। दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत मांस, मछली, यकृत एवं अनाज। प्रकार्य, हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। कोबाल्ट। दैनिक मात्रा अत्यल्प। मुख्य स्रोत मांस, मछली एवं जल। प्रकार्य, आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु। नोट, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। पृष्ठ 416। 7. जल। मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का मुख्य अवयव है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है। जल के प्रमुख कार्य। 1. जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन, पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। 2. शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। 3. शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती है। संतुलित पोषण, बैलेंस डाइट, वो पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन C का अभाव होता है। संतुलित पोषण संतुलित आहार से प्राप्त होता है जो नीचे के तालिका में दी गई है। खाद्य पदार्थ, अन्न, गेहूं और चावल। वयस्क पुरुष सामान्य 400, मध्यम 520, कठोर 670। वयस्क महिला सामान्य 410, मध्यम 440, कठोर 575। बच्चे 1 से 3 वर्ष 175, 4 से 6 270। बालक 10 से 18 वर्ष 420, बालिका 10 से 16 380। दालें। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 50, कठोर 60। वयस्क महिला सामान्य 40, मध्यम 45, कठोर 50। बच्चे 1 से 3 35, 4 से 6 35। बालक 10 से 18 45, बालिका 10 से 16 45। पत्तेदार सब्जियां। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 40, कठोर 40। वयस्क महिला सामान्य 100, मध्यम 100, कठोर 50। बच्चे 1 से 3 20, 4 से 6 30। बालक 50, बालिका 50। दूध। वयस्क पुरुष सामान्य 150, मध्यम 200, कठोर 250। वयस्क महिला सामान्य 100, मध्यम 150, कठोर 200। बच्चे 1 से 3 300, 4 से 6 250। बालक 10 से 18 250, 10 से 16 बालिका 250। कंदमूल। वयस्क पुरुष सामान्य 50, मध्यम 60, कठोर 80। वयस्क महिला सामान्य 50, मध्यम 50, कठोर 60। बच्चे 1 से 3 10, 4 से 6 20। बालक 10 से 18 30, बालिका 10 से 16 30। गुड़ या शक्कर। वयस्क पुरुष सामान्य 30, मध्यम 35, कठोर 55। वयस्क महिला सामान्य 20, मध्यम 20, कठोर 40। बच्चे 1 से 3 30, 4 से 6 40। बालक 45, 10 से 18, बालिका 10 से 16 45। वसा व तेल। वयस्क पुरुष सामान्य 40, मध्यम 45, कठोर 65। वयस्क महिला सामान्य 20, मध्यम 25, कठोर 40। बच्चे 1 से 3 15, 4 से 6 25। बालक 10 से 18 40, बालिका 10 से 16 35। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं निम्न हैं। 1. कार्य की प्रकृति। हल्का कार्य करने वाले पुरुष 2000 कैलोरी, स्त्री 2100 कैलोरी। 2. 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुष 3000 कैलोरी, स्त्री 2500 कैलोरी। 3. कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष 3600 कैलोरी, स्त्री 3000 कैलोरी।
11 मानव रोग। परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। 1 मलेरिया, प्रभावित अंग तिल्ली एवं आरबीसी। परजीवी प्लाज्मोडियम, वाहक मच्छर, मादा एनाफ्लीज, लक्षण ठंड के साथ बुखार। पायरिया प्रभावित रोग मसूड़ो, परजीवी एंट अमीबा जिंजीवेलिस, वाहक मच्छर डैश, लक्षण मसूड़ों से रक्त का निकलना। 3 सोने की बीमारी, प्रभावित अंग मस्तिष्क, परजीवी ट्रीपैनोसोमा, वाहक मच्छर सीसी मक्खी, लक्षण बहुत नींद के साथ बुखार। 4 पेचिस, प्रभावित अंग आंत, परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वाहक मच्छर डैश, लक्षण श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। 5 काला जार, प्रभावित अंग अस्थि मज्जा, परजीवी लिशमैनिया डोनावानी, वाहक मच्छर वालू मक्खी, लक्षण तेज बुखार। मैक कुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। पृष्ठ 417। लेवरन 1880 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड रास 1887 ईस्वी ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग। टिटनेस, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, जीवाणु के नाम क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। हैजा, प्रभावित अंग आंत, जीवाणु के नाम विब्रियो कालेरी, लक्षण लगातार दस्त और उल्टियां। टाइफाइड, प्रभावित अंग आंत, जीवाणु के नाम साल्मोनेला टाइफी, लक्षण तेज बुखार और सिर दर्द। क्षय रोग, प्रभावित अंग फेफड़ा, जीवाणु के नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लक्षण बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना। डिप्थीरिया, प्रभावित अंग श्वास नली, जीवाणु के नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, लक्षण सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। प्लेग, प्रभावित अंग फेफड़ा कारम दोनों पैर के बीच, जीवाणु के नाम पाश्चुरेला पेस्टिस, लक्षण बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां। काली खांसी, प्रभावित अंग श्वसन तंत्र, जीवाणु के नाम हीमोफिलस परटूसिस, लक्षण लगातार खांसी आना। निमोनिया, प्रभावित अंग फेफड़ा, जीवाणु के नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी, लक्षण तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोढ़, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र त्वचा, जीवाणु के नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लक्षण शरीर पर चकते, तंत्रिकाएं प्रभावित। गोनोरिया, प्रभावित अंग मूत्रमार्ग, जीवाणु के नाम नाइसेरिया गोनोरियाई, लक्षण मूत्रमार्ग में सूजन। सिफिलिस, प्रभावित अंग शिशन, जीवाणु के नाम ट्रेपोनमा पैलिडम, लक्षण शिशन में घाव। नोट, सन 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। लुई पास्टर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चराइजेशन की खोज की। बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है। हेलीमंथस द्वारा होने वाली बीमारी। 1 अतिसार डायरिया, इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंतः परजीवी प्रोटोजुआ निमेटोड है जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। ये रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। 2 फाइलेरिया, ये रोग फाइलेरिया बेनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेकस मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। फफूंद, फंगस द्वारा होने वाली बीमारी। 1 दमा, अस्थमा, मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का काम अवरुद्ध कर देते हैं। ये एक संक्रामक रोग है। 2 एथलीट फुट, ये रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। ये त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। 3 खाज स्कैबीज, ये रोग एकेरस स्कैबीज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। पृष्ठ 418। 4 गंजापन बाल्डनेस,
ये टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। 5. दाद रिंगवॉर्म। ये रोग ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। ये संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। 1. एड्स। प्रभावित अंग प्रतिरक्षा प्रणाली WBC। विषाणु के नाम HIV। लक्षण रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। 2. डेंगू ज्वर हड्डी तोड़ बुखार। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर खास कर सिर आंख एवं जोड़। विषाणु के नाम अर्बो वायरस। लक्षण आंखों पेशियों सिर तथा जोड़ों में दर्द। 3. पोलियो। प्रभावित अंग गला रीढ़ नाड़ी संस्थान। विषाणु के नाम पोलियो। लक्षण ज्वर बर्दन में दर्द रीढ़ की हड्डी आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। 4. इन्फ्लुएंजा। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम मिक्सो वायरस A.B.C। लक्षण गलशोथ छींक बेचैनी। 5. चेचक। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम वेरिओला वायरस। लक्षण तेज बुखार शरीर पर लाल लाल दाने। 6. छोटी माता। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम वेरिसेला वायरस। लक्षण हल्का बुखार शरीर पर पित्तिकाएं। 7. गलसोथ। प्रभावित अंग पैराथायराइड ग्रंथि। विषाणु के नाम डैश। लक्षण ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। 8. खसरा। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम मोरबिली वायरस। लक्षण शरीर पर लाल दाना। 9. ट्रैकोमा। प्रभावित अंग आंख। विषाणु के नाम डैश। लक्षण आंख लाल होना या आंख में दर्द। 10. हेपेटाइटिस पीलिया। प्रभावित अंग यकृत। विषाणु के नाम डैश। लक्षण पेशाब पीला आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है। 11. रेबीज। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। विषाणु के नाम रेब्डोवायरस। लक्षण रोगी पागल हो जाता है जीभ बाहर निकालता है। 12. मेनिंजाइटिस। प्रभावित अंग मस्तिष्क। विषाणु के नाम डैश। लक्षण तेज बुखार। 13. हर्पीस। प्रभावित अंग त्वचा। विषाणु के नाम हर्पीस। लक्षण त्वचा में सूजन हो जाती है। नोट एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। ये HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडिन AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। मनुष्यों में होने वाला आनुवांशिक रोग। 1. वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग के मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में ये तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। 2. हीमोफीलिया। इस रोग में व्यक्ति में चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समय औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में ये रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। पृष्ठ 419। इस रोग की वाहक स्त्रियां हैं। हेल्डेन का मानना है कि ये रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। 3. टर्नर सिंड्रोम। ये रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा तथा वक्ष चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होता है जिसमें वो बांझ स्टेराइल होती हैं। 4. क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ये रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तनकृत स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। 6. डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। 7. पटाऊ सिंड्रोम। इसमें रोगी का ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है। तालू में दरार क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। कुछ अन्य रोग। 1. पक्षाघात या लकवा पैरालिसिस।
इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहां पक्षाघात होता है वहां की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना है। 2. एलर्जी। कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। 3. साइजोफ्रेनिया। ये मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफी सहायक होती है। 4. मिर्गी, एपिलेप्सी। इसे अपस्मार रोग कहते हैं। ये मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल, पेशाब भी निकलता है। 5. डिप्लोपिया। ये रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात, पैरालिसिस के कारण होती है। 6. कैंसर। मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 1. कार्सिनोमास। इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। 2. सार्कोमास। ये कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपस्थितियों एवं पेशियों में होता है। 3. ल्यूकीमियास। ये ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। 4. लिम्फोमास। ये कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। पृष्ठ 420। 13. विविध। महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, सबसे छोटा स्तनी छुछुंदर, अंड जरायुज स्तनी कंगारू, सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय, सबसे बड़ा स्थली स्तनी अफ्रीकी हाथी, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कटिपुंज पक्षी स्थायनी टेल्ड स्विफ्ट, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता, सबसे बड़ा सर्प पाइथन, सबसे छोटा पक्षी हमिंग पक्षी, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ अफ्रीका, सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी नीली व्हेल, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल कछुआ समुद्री, अंड प्रजक स्तनी एकिडिना तथा डक बिफ प्लेटिपस। चिकित्सा संबंधी आविष्कार। विटामिन आविष्कारक फंक, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन डी हॉपकिंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉब्समैन, होम्योपैथी हैनीमैन, ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्टर लिलेहल, प्रथम परखनली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो, एंटीजन लैंड स्टीनर, क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन, टेरामाइसिन फिनाइल, डायबिटीज बेटिंग, पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क, बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक, आरएनए जेम्स वॉटसन तथा आर्थर अर्ग, मलेरिया पर जीविज व चिकित्सा रोनाल्ड रास, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन सी हॉलकट, सल्फा ड्रग्स डॉगमैंग, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, लिंग हार्मोन स्टेनाच, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आई न्योवन, इंसुलिन बेटिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बीसीजी यूरिन कालमेट, रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर, डीएनए जेम्स वॉटसन तथा क्रिक, पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा किटा जाटोज। प्रमुख चिकित्सा उपकरण। 1. पेसमेकर, हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। 2. कम्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन, संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। 3. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए। 4. ऑटो एनालाइजर, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच के लिए। 5. इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए। पृष्ठ 424। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1. स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। 2. मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। 3. जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। 4. शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व दांतों का एनामेल होता है।
5. मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम से। 6. सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 7. मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। 8. हड्डियां कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है। 9. शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। 10. स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान जन्म ना दिया हो, 50 ग्राम का होता है तथा संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। 11. गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। 12. एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग 500 मिलीलीटर हवा अंदर ले जाता है। 13. हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमोनिड है। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है, जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक है। मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच में इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज्यादा होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड में निश्वसन इंस्पिरेशन तथा 3 सेकंड के उच्च श्वसन में पूरी होती है। 23. मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है तथा शेष 3% भाग का संचारण रुधिर प्लाज्मा करता है। इसी के साथ जीव विज्ञान की ये जानकारी समाप्त होती है।